Hello everyone, so welcome all of you in the new chapter of fluid mechanics and in the first lecture of this fluid mechanics. Okay, तो क्लास को शुरू करते हैं with the motivational thought. Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile and start again. Whatever be your past, कुछ भी तुम्हारा past रहा हो, कैसे भी तुम्हारे पिछले दिन गए हो, जाने दो, लेकिन अब एक अगर नया दिन हुआ है तो उसके साथ एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, तो फिर अब शुरू कर दो। जो भी तुम्हारे गोल्स हैं उनके लिए काम करना पूरी मेहनत से अब शुरू करो। ठीक है, कभी कभी हम पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं ना, उसकी वजह से पता है हम आगे अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, तो जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि व्हाट इज फ्लूइड, है ना। तो ये जो टर्म है फ्लूइड, इट इज गिवन टू बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस, यानी कि दिस टर्म is used for both liquids and gases। ठीक है, लिक्विड्स और गैसेस दोनों के लिए ही हम इस टर्म को यूज करते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हम टर्म पढ़ने वाले हैं दैट इज द प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। छोटी क्लासेस में भी 7th 8th 9th 10th में भी पढ़ते हैं, है ना। और अगर 11th 12th पास आउट हो तो जरूर ही पढ़ा होगा। तो व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर का मतलब क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इस प्रेशर को? प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये चीज मेरी हो गई, एफ इज द फोर्स, ए इज द एरिया। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है दैट इज द प्रेशर, एफ अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला हम हमेशा याद रखेंगे कि P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। क्लियर है? ओके, चलो। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं कि हमने एक क्वांटिटी पढ़ी कि प्रेशर, तो ये प्रेशर जो एक क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट्स क्या होंगी? इसकी यूनिट्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो यूनिट्स जैसे अभी तो हमने कहा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो तुम्हें ऐसा यूनिट के फॉर्म में दिखाई दे रही है सिंपल, लेकिन हमारे पास और भी यूनिट होती है, जैसे ATM ऐसे भी लिखते हैं, एटमॉस्फेयर, है ना। अभी ये भी बताऊंगी इसका क्या मतलब है एटमॉस्फेयर। फिर उसके बाद पास्कल भी एक यूनिट होती है। क्या होती है? पास्कल। तो तुम्हें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है वो ये कि इन सभी यूनिट्स में आपस में क्या रिलेशन होता है, वो भी आगे मैं सारा कुछ बताऊंगी। तो ATM, पास्कल, टॉर, ठीक है, mm ऑफ Hg, मरकरी, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ, इतनी काफी, चलो भी। देन उसके बाद पास्कल, ये सब हमने अभी बेसिकली अपने कर लिया। अभी और भी अगर यूनिट्स होंगे और इन सब के जो रिलेशंस होंगे वो मैं सब आगे लिखा दूंगी। ठीक है, तो हमने यूनिट्स ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि प्रेशर इन केस ऑफ लिक्विड या फ्लूइड। ठीक है, प्रेशर इन केस ऑफ लिक्विड और फ्लूइड, नहीं मुझे बोलना चाहिए गैस। ठीक है, तो मैं एक्चुअली सीधा फ्लूइड ही वर्ड यूज कर लेती हूँ। ठीक है, इन केस ऑफ फ्लूइड। तो अगर जब प्रेशर इन केस ऑफ फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक्चुअली ये सिखाना चाहता है कि जैसे कि कोई वेसल है, ठीक है, तो कोई भी वेसल है उसके अंदर हमारा फ्लूइड भरा होगा, और मैंने कहा कि या फिर गैस है तो गैस भरी होगी। ठीक है, तो मतलब अगर ऊपर से ढक दूंगी तो फिर अंदर गैस भरी। तो जो भी है ये फ्लूइड है। ठीक है, तो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अगर भले ही ये फ्लूइड रेस्ट पे रखा है, मतलब जैसे एक ग्लास में मैंने पानी भर के रख दिया, ठीक है, तो एक ग्लास में मैंने पानी भर के जो रख दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ग्लास में पानी भर के तुमने एक जगह रख दिया तो पानी जो है वो पूरा रेस्ट पे है। ठीक है, पूरा पानी भले ही रेस्ट पे है, लेकिन जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो रेंडमली मूव करते रहते हैं। वो क्या करते हैं?
रैंडमली मूव करते रहते हैं, ये रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो ये दीवार से टकराते भी हैं, ठीक है, मूव करते करते ये दीवार से टकराते भी हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके मूव करते रहते हैं, दिखाई दे रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। तो मतलब ये पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इधर उधर मूव करते रहेंगे, भागते रहेंगे और ऐसे इनसे टकराते भी रहते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि जब मैंने ये वाली बात की थी कि भाई प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो मतलब तो भाई तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि अरे कोई इतना एरिया है, उस पर हम ये इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इसका ये एरिया ए है तो ये वाला हो गया। लेकिन जब हम इन केस ऑफ फ्लूइड डिफाइन करते हैं तो क्या होता है कि जो भी प्रेशर लिक्विड के या गैस के मॉलिक्यूल्स उस पर लगाते हैं, वॉल ऑफ द वेसल पर लगाते हैं, मतलब जब वो भाग रहे होते हैं वेलोसिटी से भाग रहे हैं, तो जब वो अपनी वॉल से टकराते हैं तो वॉल पे जो प्रेशर लगाते हैं दैट प्रेशर इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ दैट फ्लूइड या फिर प्रेशर ऑफ लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड, हम क्या कह देंगे कि ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड। बार बार अगर मैं फ्लूइड लिख रही हूं तो इसका मतलब ये साफ है, क्लियर है। अगर मैं बार बार फ्लूइड वर्ड यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब ये बात साफ है कि हम गैस और लिक्विड दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स strike on the walls of vessel and due to walls of vessel which is responsible for, मैं अपने मन से ही डेफिनेशन बना रही हूँ, ठीक है ना, which is responsible for the pressure of fluid, ठीक है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड। तो जो रैंडम मोशन होता रहता है मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से द मॉलिक्यूल्स जो है वो स्ट्राइक करते हैं वॉल्स ऑफ द वेसल पर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेशर ऑफ द फ्लूइड के, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि इस फ्लूइड का इतना प्रेशर है या फिर इस गैस का इतना प्रेशर है, तो इसका यही मतलब होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो जा रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं दीवार पे। जब टकराते हैं, अभी तुम खुद सोचो कि तुम ऐसे ऐसे करके भागो भागो और भागते हुए अभी तुम खड़े हो और खड़े होकर भागो और जाके सामने वाली दीवार से टकराओ, फिर इधर भाग के आओ, फिर टकरा जाओ, फिर इधर भाग के जाओ दूसरे साइड, इधर वाली दीवार पे टकरा जाओ। तो जब तुम टकराओगे तो तुम्हारी वजह से एक प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा, दैट इज द प्रेशर। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब टकराते हैं तो प्रेशर लगाते हैं, दैट इज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, या फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस, ठीक है, इतनी बात। तो जरा हम वापस से यहीं पे आते हैं। इसकी एक और यूनिट पता है क्या होती है, बार भी एक और यूनिट होती है, ठीक है, बार भी एक और यूनिट होती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होगा, dimensional formula what will be the dimensional formula for the pressure। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर ml t minus 2, नीचे l स्क्वायर यानी कि ml minus 1 t minus 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर, ठीक है, इतनी बात भी हो गई। अब हम देखते हैं रिलेशन क्या रहता है हमारा प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स में, ठीक है। लेकिन उससे पहले तुम ये समझो कि व्हाट इज वन एटमॉस्फेयर, या फिर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होता है। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, व्हाट इज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने कहा तुमसे कि ये मेरे पास एक, मतलब ये अर्थ है, ठीक है, ये मैंने क्या बनाई, अर्थ। तो अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ गैसेस हैं, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, गैसेस। ये देखो अभी थोड़ा ये बनाते हैं सही से, ठीक है। यहाँ पे ये सब क्या है, ये गैसेस भरी पड़ी हैं, ये सारी, ये सब गैसेस हैं, सारी गैसेस बना लेते हैं थोड़ा अच्छे से। तब तक तुम भी ड्रॉ कर लो, ये पॉइंट पॉइंट रखने में थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दी, गैसेस। ये हमारी बीच में क्या थी, ये अर्थ है, और ये सब क्या है, गैसेस। इसी को क्या बोल रहे हैं, यही क्या है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो इसकी ना, यही इसकी कुछ हाइट है,
है ना, कुछ हाइट तक ही हमारा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब इनफाइनाइट तक प्रेजेंट है, कुछ हाइट तक ही हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, वो एटमॉस्फेयर मान लेते हैं इसकी हाइट जो है h, जिस भी हाइट तक ये प्रेजेंट है। हम लोग कहाँ हैं, हम तो भाई अर्थ की सरफेस पर यहाँ है, छोटे से बनाए हैं मैंने, देखो ये छोटू सी मैं, छोटे से तुम, ठीक है, और ये इतना बड़ा सा अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो हाइट है। तो इतनी सारी जो हाइट एटमॉस्फेयर सर, तुम एक बात सोचो, तुम्हारे सर पे मैं अगर कोई चीज रख दूं, तुम्हारे सर पे अगर मैं कोई चीज रख दूं, जैसे बड़ी सी कोई चीज रख दूं, तो उसकी वजह से फोर्स लगेगा, और तुम्हारे सर का एरिया तो है ही, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो गया, प्रेशर। उसी तरीके से ये अर्थ जो सरफेस है, ऑब्वियसली सरफेस से तो एरिया तो है ही, तो इतना सारा कुछ मटेरियल इसके ऊपर ही रखा हुआ है, तो इस एटमॉस्फेयर की वजह से जो अर्थ पे प्रेशर लगता है, यानी कि हम लोगों के ऊपर जो प्रेशर लगता है, दैट इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक गैसेस, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेशर ड्यू टू द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, जो गैसेस की वजह से जो हमारा प्रेशर लगता है, दैट इज द, अब ये होता है कितना है, ऑब्वियसली ये कितना होता है, हम इसको क्या कह देते हैं भाई, 1 एटीएम के बराबर बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1 एटीएम के बराबर, एटीएम यूनिट ही दे दी है इस वजह से। अब मैं तुम्हें बताऊंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो तुम्हारी सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, क्या, रिलेशन बिटवीन different units of प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स के बीच में जो रिलेशन है, उसमें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ये एकदम से तो याद होगा नहीं। ठीक है, तो जब जब जरूरत पड़े तब इसको देख के लिख लिया। तो ये चीज तुम, ये पता है अपने कहाँ पे लिखनी है तुम्हें, जो भी हमारी फिजिक्स की कॉपी है या फिर शॉर्ट नोट्स की कॉपी है फिजिक्स के, उनके उसके पहले वाले पेज पे लिखनी है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी कॉपी है उसका पहला जो फट्टा होता नहीं है, उस पे लिख लो। ठीक है, वहां पे लिख लो, या फिर एक पेज छोड़ते हैं जो हम नाम वगैरह लिखने के लिए, तो वहां पे लिख लो इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि 1 एटीएम प्रेशर किसे दिया गया है, जो प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेयर के वजह से है, एट दी एट सी लेवल। ठीक है, कहा, एट सी लेवल। ओके, चलो फिर उसके बाद तो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 यूनिट इक्वल्स टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये क्या है, पास्कल, तो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया था ना पास्कल, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये पास्कल, इसी को पीए करके लिखा है। ठीक है, देखो अब तुम देख सकते हो कि ये टर्म जो है वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही है, इसीलिए हम 1 एटीएम इक्वल टू 10⁵ पास्कल भी अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद में अगर बात करूं तो 1 एटीएम इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, 1 एटीएम इज इक्वल टू है 1.013 बार। क्या, बार, तो बार भी एक प्रेशर की यूनिट होती है, तो इसलिए 1.013 भी लगभग 1 के बराबर है, इसलिए हम 1 बार ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद में बात करूं कि 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 760 टॉर होते हैं। क्या होते हैं, 760 टॉर। टॉर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। कई बार होता है ना कि जरूरत पड़ जाती है, जिस तरह से जैसे भी दे रखा है वैल्यू क्वेश्चन में, उसके हिसाब से मुझे चेंज भी करनी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 टॉर इज इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, इतनी बात हो गई। तुम्हें पता है कि 1 पास्कल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही तो मेरी SI यूनिट है। तो इसका मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस लिख रही हूं मैं, एक साथ तुम्हें बहुत ही रेयरली कहीं पर मिलेंगे। ठीक है, ये टॉर वाला भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमने सारे रिलेशन अपने कवर अप
कर लिए हैं, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि बस एकदम से याद नहीं होंगे, धीरे धीरे करके तुम्हें याद हो जाएंगे, है ना, धीरे धीरे करके ही याद करना है इन्हें, और जल्दबाजी नहीं। अब इसके बाद हम जो अगला टर्म पढ़ने वाले हैं दैट इज डेंसिटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है अगला टर्म, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी को जानते हैं हम सभी लोग, डेंसिटी इज द मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया भाई डेंसिटी। लेकिन अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि भाई क्या यूनिट होती है, तो अगर सीजीएस यूनिट लिखो तो मास क्या हो गया किलोग्राम में, और वॉल्यूम के लिए सीजीएस यूनिट लिखेंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बात ये आती है कि जनरली मैक्सिमम टाइम पे हमें वाटर की डेंसिटी सारी याद होनी चाहिए इन सारी सभी तरीके की यूनिट्स में, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। जो ये इस तरह से तुम्हें याद कर लेनी है, क्या सबसे पहले 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो हमारी उसमें हो गई है एसआई यूनिट में, वो क्या होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसी यही चीज इक्वल है किसके, 1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। यही चीज इक्वल है 1 किलोग्राम पर लीटर के, कभी 1 किलोग्राम पर लीटर। यही चीज इक्वल है किसके, कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही चीज इक्वल है 1 ग्राम पर एमएल के, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे मैंने लिखा दी है, इनको तुम नोट कर लो, जब आगे क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें अपने आप इंक्लूड होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला टर्म हमारा जो रिलेटिव, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव से अपने आप ही नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी के रिलेशन में बताएंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी जनरली आर डी से मैंने ऐसे लिख दिया। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी और अदर लिक्विड की, किसी बॉडी की, किसी सॉलिड की, किसी भी और की डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर की डेंसिटी की, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे करके कर देते हैं, क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेंगे। लाइन टेढ़ी हो गई है ना मेरी, यही दिक्कत हो जाती है हमेशा। मैं इसमें सब्सटेंस, सब्सटेंस, अब थोड़ा थोड़ा सीधा लग रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब जैसा भी है, अब तुम अच्छे बच्चे हो, तुम समझ तो लोगे ही, है ना। बस समझदार तो तुम वैसे भी बहुत हो, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी हम यहाँ पे रख रहे होते हैं, ये वाली डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कहाँ, कौन से टेम्परेचर की होती है, ये होती है 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्यों, बिकॉज एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर हैज, वाटर हैज मैक्सिमम, मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है। वाटर की सबसे ज्यादा डेंसिटी कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल जो है वो कैलोरीमेट्री वाला जब पार्ट पढ़ेंगे तब हम समझेंगे, अभी के लिए बस इतना, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर ये हो गया। तो फिर चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑयल इज 0.8। तुम देखो कि इसके आगे कोई यूनिट नहीं लगी, तो इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट लेस क्वांटिटी होती है क्या, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो अभी देखो इसको, यहाँ पे 0.8 दे रखी है मुझे, रिलेटिव डेंसिटी क्या दे रखी है, 0.8। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ ऑयल बताओ, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ ऑयल इन सीजीएस, मतलब ये तो वाटर के रिस्पेक्ट में है, तो एब्सोल्यूट वाला क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाती है,
जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना, ऑयल तो लिक्विड है, तो इसलिए जो सब्सटेंस हो गया मेरे पास वो क्या हो गया, लिक्विड, यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। और वाटर की क्या डेंसिटी हम यूज करने वाले हैं। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है। अब एक बात तो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये सीजीएस एसआई यूनिट है, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली किलोग्राम का ग्राम और मीटर का सेंटीमीटर, ये वाली चीज होनी चाहिए ना। तो ये ध्यान रखो कि ये वाली जो ये क्या है मेरी एसआई यूनिट, ओके। उसके बाद ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है सीजीएस यूनिट, ओके। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही वाटर की क्या डेंसिटी है 1, तो फिर 1 पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो ऊपर हो गया मेरे पास 0.8 और नीचे आ गया, सॉरी ये 0.8 कहाँ है, रिलेटिव डेंसिटी मेरे को दे रखी है 0.8, ठीक है। तो ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, अपॉन 1 करेंगे तो डेंसिटी ऑफ ऑयल भी क्या आ रहा है 0.8 ही आ रहा है, किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन मैं कहूं कि मुझे बताओ किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो ऑब्वियसली तुम क्या कर दोगे 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये क्या आ गया इन एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट्स और ये सीजीएस यूनिट्स। तो हमसे 2 यूनिट्स में पूछा था, तो हमने दोनों ही यूनिट्स में निकाल दिया है, ठीक है, समझ गए। तो जिस यूनिट में है हम उसके हिसाब से ही डेंसिटी ऑफ वाटर पुट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड के मिक्सचर की डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला केस 1 जो मेरे पास है, केस 1 वो क्या, कि मेरे को 2 लिक्विड दिए हुए हैं, ठीक है, 2 लिक्विड्स हैं मेरे पास, 2 लिक्विड्स हैं, ओके। तो बना ही लेते हैं, 2 लिक्विड्स का फिगर बना लेते हैं। ये 2 लिक्विड्स हैं, एक में इस तरह से ये जो लिक्विड भरा हुआ है, और दूसरे में दूसरे कलर का लिक्विड भरते हैं, ग्रीन कलर का लिक्विड, ठीक है, ऐसे करके ये भरा हुआ है। तो इसकी मेरे को डेंसिटी दे रखी है ρ1 और इसका मास दे रखा है m1, इसकी डेंसिटी ρ2, इसका मास है m2। तो अब अगर इनको मिक्स कर दिया जाता है, इसको मिक्स कर दिया जाता है, यहाँ पे ये होता है, तो ये मैंने कहा कि रो डेंसिटी जो आ रही है फाइनल, और इसका मास कैपिटल M, मतलब स्मॉल m कर देते हैं ये, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि रो क्या होगा, तो फाइनल डेंसिटी क्या हो जाएगी, अगर मैं रो निकालू तो रो विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, ऑब्वियसली मास अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे। मास क्या होगा, मास तो ऐड हो जाएगा m1 प्लस m2, ऑब्वियसली वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा v1 प्लस v2। लेकिन अब रो कहाँ से लाएं, तो हम क्या करेंगे, m1 प्लस m2 तो हमें गिवन है, लेकिन v1 की जगह क्या लिख सकते हैं, m1 अपॉन रो1 प्लस m2 अपॉन रो2, ठीक है। इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ m1 m2 बराबर हो गया, m1 इज इक्वल्स टू m2 है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो यहाँ पे फिर मुझे कैपिटल M रखना पड़ेगा, यहाँ पे मास कैपिटल M रख लेती हूँ, ठीक है। m1 m2 जो है बराबर है, m के बराबर है, ठीक है। तो फिर हम क्या लिख लेंगे भाई, हमारी रो क्या आ जाएगी, ऊपर हो जाएगा 2m अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा m कॉमन लेंगे, और फिर 1 अपॉन रो1 प्लस 1 अपॉन रो2। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 अपॉन रो1 प्लस 1 अपॉन रो2। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो सिंपल ना, ये प्रोसीजर ध्यान रखो कि कैसे हमने किया था, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर मुझसे मास और डेंसिटी दे रखी है, लेकिन अगर मैं दूसरा केस लूं, केस 2 अगर मैं लूं कि मेरे पास 2 लिक्विड्स दे रखे हैं, एक लिक्विड ये, एक लिक्विड ये, ठीक है, इन दोनों को अभी मिक्स कर देंगे, ये लिक्विड है और इसको मिक्स करने के बाद, ठीक है, तो एक में ऐसे ऐसे करके ये भरा हुआ है और एक में ग्रीन कलर का फ्लूइड भरा हुआ है। तो अब मुझे फाइनली जो बन रहा है वो बताना है, ठीक है। इसका मुझे डेंसिटी रो1 दे रखी है, इसका वॉल्यूम दे रखा है,
इसका रो 2 दे रखा है और ये वॉल्यूम V2 दे रखा है। तो अब डेंसिटी बतानी है और वॉल्यूम V हो गया है, ठीक है। इस तरह से है कंडीशन, ठीक है। चलो, तो अब क्या होगा, अब रो क्या निकालेंगे हम, ऑब्वियसली हम यही जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या है पता नहीं, m1 प्लस m2 लिख दो, अपॉन वॉल्यूम v1 प्लस v2। m1 दिया तो है नहीं, तो अब हम कैसे निकालेंगे, रो 1 v1 प्लस रो 2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। इफ v1 इज इक्वल टू v2, अगर v1 और v2 जो है वो बराबर हैं और लेट से कि v के बराबर हैं, ठीक है, तो हमारे पास फाइनल रो क्या आ जाएगा, यहां से ऊपर रह जाएगा रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2, ठीक है। तो हमारे पास दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इस तरह से डेंसिटी वाले केस में हम कर लेंगे, है ना। तो चलो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि दो लिक्विड दिए हुए हैं मुझे, ठीक है। एक की डेंसिटी है रो और एक की डेंसिटी है 3 रो, ठीक है। और दो, एक इसका वॉल्यूम है V और इसका वॉल्यूम है V, 3V और V। तो फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। वही चीज है, क्या है कि एक ये रहा, एक ये रहा, इनको मिक्स करने के बाद तीसरा वेसल, ये इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी रो है और वॉल्यूम है 3V, इसकी डेंसिटी 3 रो है और वॉल्यूम है V। तो फाइनल रो नेट बताना है और फाइनल रो नेट बताना है बस, ठीक है। तो अब रो नेट हमारा क्या होता है, हम तो ये जानते हैं भाई m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। तो m तो दे नहीं रखा है तो रो 1 v1 कर देंगे। तो पहला रो इंटू 3v प्लस फिर 3 रो इंटू v अपॉन v1 प्लस v2। तो v1 क्या है v1 की जगह पे लिखेंगे 3v प्लस v। तो देखो ऊपर से क्या आ जाएगा, 3 रो v कॉमन, एक ही चीज हो गई, तो ये 3 और 3 6 रो v अपॉन नीचे 4v। तो v से v कैंसिल हो गया, तो 3/2 रो। तो रो नेट विल बी 3/2 रो। ओके, क्लियर। तो दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, ठीक है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अभी एक बेसिक सी बात समझो कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करूं, तो फिर क्या है, वॉल्यूम के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई, जैसे कि फिगर बना के समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये लिक्विड था, इसमें ये लिक्विड है, यहाँ पर इसका मास है कुछ m और इसका वॉल्यूम है v। तो अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऐसे करके यहाँ से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से भाई अब क्या होगा, मेरा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा, बट मास तो सेम रहेगा, मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मास सेम रहेगा, तो इन सब चीजों की वजह से, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से क्या असर पड़ेगा डेंसिटी पर, इसकी वजह से क्या असर पड़ेगा डेंसिटी पर, डेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो इतनी बात पक्की है कि अब डेंसिटी विल डिक्रीज, डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। अब तो कैसे करेगी डेंसिटी डिक्रीज, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया कि भाई जो हमारी डेंसिटी है वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहले फिर बाद में डी डैश, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। तो पहले वॉल्यूम था v, बाद में वॉल्यूम हो गया बढ़ के v डैश, ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको जरा थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तुम्हें पता है जब टेम्परेचर का असर वॉल्यूम पे पड़ता है, तो अगर चेंज इन वॉल्यूम जो अगर हम देखते हैं, या फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम, या फिर हम कहें कि वॉल्यूम आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर दैट इज v डैश, ठीक है। तो ये v डैश कैसे लिखेंगे हम, तो v डैश की इक्वेशन होती है v डैश इक्वल टू v, जो कि ओरिजिनल था मेरे पास, ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे गामा क्या है, गामा है कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट एग्जैक्ट वर्ड यूज करना चाहिए मुझे, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ, टेम्परेचर बढ़ने पर हो रहा है ना, तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन,
ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो गामा ये हो गया मेरा। डेल्टा थीटा क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना इंक्रीमेंट आया है टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब यही चीज हम लगाते हुए हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। तो डेंसिटी मैंने अभी क्या लिखा था यहाँ पर, ये d अपॉन डी डैश इक्वल टू, ऐसे ही अब हम डेंसिटी का देखते हैं। तो d अपॉन डी डैश इक्वल टू वी डैश अपॉन वी। तो मैं इसी चीज को ऐसे नहीं लिख सकती, d डैश इज इक्वल टू डी डैश इज इक्वल टू डी वी अपॉन वी डैश, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। तो डी वी लिखा रहने दो, ये हो जाएगा v 1 प्लस रो डेल्टा थीटा। इससे क्या होगा, v से v कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास डेंसिटी क्या आ गया, 1 प्लस रो डेल्टा थीटा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें अब ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है तुम्हें, इसको सारा एक लाइन में लेके जाते हैं यहाँ पर। तो हम फाइनली क्या याद रखेंगे कि डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन 1 प्लस रो डेल्टा थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर वॉल्यूम पे इफेक्ट पूछे तो तुम ये वाला फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन आता है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास दो फॉर्मूले हो गए, किसके लिए, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया मैंने डेंसिटी पे। अभी मैं कहूंगी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए देखते हैं। उसके लिए फिर अगेन सेम चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलो। बेसिक कॉन्सेप्ट यही वाला फिगर जो है मैं उठा के कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, यही वाला इतना। ठीक है, तुम कहोगे कितनी लेजी है ये दीदी, है अपने आप एक बार एक और से ड्रॉ नहीं किया जा रहा है तो एक बात सोचो कि अगर मैं प्रेशर जो है वो बढ़ाऊंगी, प्रेशर बढ़ाऊंगी, कैसे प्रेशर बढ़ा सकती हूँ मैं, कि ये अभी यहाँ से हटाते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई पिस्टन लगा दूं मैं यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये पिस्टन लगा दिया और उस पे मैं ऐसे करके फोर्स लगा रही हूँ और ऐसे करके फोर्स। तो ये फोर्स लगा के ही मैं क्या कर सकती हूँ, पी लिख देती हूँ प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर मैं बढ़ा रही हूँ। अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। और वॉल्यूम कम होने से क्या, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी विल इंक्रीज, डेंसिटी विल इंक्रीज। तो इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये क्या एरो एरो से बना दिए, तो तुम, मैं तो बोलती तो मैं जा ही रही हूँ, तो तुम चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, लेकिन अगर तुम शॉर्ट में लिखोगे तो अच्छा भी रहेगा। ठीक है, डेंसिटी विल इंक्रीज, अच्छा सा एरो बना दिया, डेंसिटी विल इंक्रीज। तो क्या रिलेशन रहेगा, अब जैसे हमने पहले पहले हमने ये समझा कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला रहेगा, चेंज क्या। ठीक है, तो उसी तरह से हम देखेंगे कि प्रेशर का क्या चेंज रहता है। तो ये तो हम फ्लूइड्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारा एक चैप्टर होता है ना इलास्टिसिटी वाला, उसमें हम जब यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ये सब पढ़ते हैं, तो एक टर्म रहता है कि बल्क मॉडुलस, बल्क मॉड्यूलस। तो अगर तुमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा इलास्टिसिटी वाला, तो उसको पहले उसको भी पढ़ लेना। मतलब जरूरी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बात यहाँ पे बता रही हूँ, जब उसको पढ़ोगे तो उसमें डिटेल है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस जो है वो बी इज इक्वल टू क्या होता है कि प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज, एक्चुअली है क्या वो, यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, फॉर्मूला ये होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन, इससे अच्छा मैं लैंग्वेज में लिख के ऐसे ही लिख देती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। चेंज इन प्रेशर अपॉन क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। एक्चुअली रिलेशन है किसके बीच में, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं इसे, किसे, ये है चेंज इन वॉल्यूम और ये क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, और ये क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रही है तो ज्यादा स्ट्रेस मत लो इस चीज का, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में मैंने इसको कवर किया है। ठीक है, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में इसको कवर करेंगे। तो अभी इतना ही समझ लो बस कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं और डीपी
अपॉन डीवी क्या है, डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, और ये क्या है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद ये माइनस का साइन भी होता है, तो अभी उसको ध्यान नहीं दे रहे, बस अभी समझो कि डीवी अपॉन वी क्या होगा, ऑब्वियसली डीपी अपॉन ये बल्क मॉडुलस, यही लिखेंगे हम। ओके, तो डीवी अपॉन वी, ठीक है। अच्छा, तो अब चलो आते हैं जरा उसी पे, देखते हैं कि हमारा डेंसिटी का क्या केस था। तो डेंसिटी क्या हो रही थी, अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने कहा कि भाई जो डी डैश जो है डेंसिटी आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर, ये इनिशियल डेंसिटी अपॉन डी डैश, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम आफ्टर प्रेशर अप्लाइड, और ये इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो एक बात बताओ, वी डैश क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम था जिसमें जो चेंज इन वॉल्यूम आया है, यानी कि इंक्रीमेंट आया है, वो ऐड कर दिया गया, यही तो वी डैश है। मतलब ये ओरिजिनल वॉल्यूम था और ये इंक्रीमेंट जो आया है वो। ठीक है, अच्छा, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, इस डीवी की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से डीवी उठा लो, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डीपी वी अपॉन बी। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल्स टू वी प्लस डीपी अपॉन बी, और यहाँ वी। अब इन दोनों में से वॉल्यूम को कॉमन ले लो, तो मेरे पास क्या रह गया, सिंपल 1/1 प्लस डीपी अपॉन बी। मैंने तुम्हें ये पढ़ा दिया है, लेकिन डेंसिटी के केस में जो ज्यादा यूज होता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ज्यादा यूज होता है, बहुत ही कम होता है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए। ठीक है, इस पे बेस्ड इतना नहीं आता जितना टेम्परेचर पे बेस्ड आता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि थर्मल वाले पे आता है, तो फिर थर्मल वाले पे बेस्ड ही एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो जरा, कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि ये क्या दे रखा है, गामा की वैल्यू दे रखी है तुम्हें। ठीक है, ये गामा देखा है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 30 डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 30 है। ठीक है, और गामा तुम्हें क्या दे रखा है, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ पर केल्विन। ठीक है, अब इसका मतलब ये डेल्टा थीटा तुम्हें 30 देखा, इंक्रीज्ड बाय मतलब इतने से इंक्रीज किया है। जैसे अगर पहले 30 था, छोड़ो 30 का एग्जांपल छोड़ो, तो जैसे पहले 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, तो अब बाद में 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इंक्रीमेंट कितने से आया, 30 से, 30 से आया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि न्यू डेंसिटी का पुरानी वाली डेंसिटी के साथ रिलेशन बताओ। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि डेंसिटी पहले वाली डी डैश अपॉन डी बताओ। ठीक है, ये बताओ, अगर कभी कभी मैं रो वर्ड भी यूज कर लूं तो ऐसे चौंकना मत कि रो क्यों यूज कर लिया, एक ही बात है। ठीक है, जैसा जो भी यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या था, जल्दी से वापस देखो, ये था फॉर्मूला, डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो मैं क्या लिखूंगी, वही डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो डी डैश अपॉन डी, यही चीज पूछी है, तो 1 प्लस 1/1 प्लस, यहाँ गामा की वैल्यू रखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ रख देंगे 30 रखेंगे, सिंपल। अब तुम कहोगे ये तो डिग्री सेल्सियस में है ना, हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा क्या, क्योंकि ये तो पर केल्विन में दे रखा है, तो उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो डेल्टा थीटा होता है वो तुम चाहे डिग्री सेल्सियस वाला हो चाहे केल्विन वाला हो, डेल्टा थीटा का मतलब क्या है कि θ2 माइनस θ1, है ना, तो माइनस तो हो ही जाते हैं ना, मतलब जब भी हम चेंज ले रहे होते हैं, डिफरेंस ले रहे होते हैं, तब चाहे वो डिग्री सेल्सियस का हो चाहे केल्विन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, तो फिर आप इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो जब भी ऐसा केस हो डेल्टा थीटा रखना है, तो फिर ये मत सोचा करो कि चेंज करना पड़ेगा, पर ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है जब सेल्सियस और केल्विन वाला केस है। तो 1 अपॉन, अब तुम देखो, एक जीरो से ये जीरो कट गया, थोड़ा सा इस चीज को ना साइड में सॉल्व कर रही थी, 5 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 15, 150 इंटू 10⁻⁴, 15 इंटू 10⁻⁻3, कितना होगा, 0.015, है ना, इतना आ जाएगा। तो 1 के साथ ऐड कर देंगे तो 1.015, इतना रेशियो आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बाकी अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था। तो हमने ना अब सारे बेसिक फंडामेंटल्स समझ लिए हैं। ठीक है, तो फ्लूइड्स को पढ़ने से पहले
प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, इनका प्रेशर का और डेंसिटी का टेम्परेचर, प्रेशर के साथ क्या चेंजमेंट आता है, इनके फॉर्मूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कई जगह लगते हैं, तो इतने में वेस्ट क्वेश्चंस करना। देन उसके बाद कल से हम थोड़ा सा और ज्यादा पार्ट पढ़ने वाले, पास्कल्स लॉ, हाइट वगैरह की वेरिएशंस की वजह से क्या प्रेशर लगता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को छोटू सा रखते हैं, छोटू सा ही है ना, तो इस लेक्चर में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था, मतलब सिंपल सा ही था, आराम से हो गया होगा। तो ये लेक्चर इज जस्ट लाइक कि तुम्हें एक फ्रेमवर्क बना दिया, ठीक है, फ्रेम समझ लिया, तुम आगे फ्लूइड वाले मूड में। अब कल से थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, अब हम और गहराई में जाएंगे पानी की, ठीक है, और गहराई में। ठीक है, तो कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, ठीक है। टिल देन बाय बाय, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और लेक्चर को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये 4 काम होते हैं तुम्हारे, 1 2 3 4, ठीक है। चलो टिल देन बाय 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 बाय।